अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं अपलोड्स करता हूँ आपको पसंद आती हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं लेकिन लाइक्स कम होते हैं, तो प्लीज़ जिन लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारी रीच बढ़ती है। आपको स्टोरीज शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, ईमेल एड्रेस शेयर कर रहा हूँ। जैसे आपको आसानी हो अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। आप स्टोरीज शेयर करते रहेंगे, इंशाल्लाह मैं अपलोड्स करता रहूँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ इंटैक्ट हैं। अच्छा, आज की जो ये स्टोरी है ये बेसिकली चेन ऑफ इवेंट्स है और वाक़यात का एक तसलसल है जो हमें एक साहब ने भेजा है। इनका नाम काशिफ रज़ा है और ये PCSH में रहा करते हैं। ये बताते हैं कि जैसे जैसे ये बड़े हो रहे थे तो इनका जो ददियाल था, ख़ास तौर पे ददियाल के अंदर इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते थे कि उनको कभी किसी की प्रेजेंस शो होती थी, किसी की मौजूदगी का एहसास होता था, कोई नज़र आता था या कोई आवाज़ देता था। मतलब ये इनकी ददियाल से ये सारी चीज़ें शुरू से ही सालों से उनके साथ चलती चली आ रही हैं। जैसे कि बताते हैं कि जब हम छोटे छोटे से थे तो जैसे आप सब भी नानी या दादा के घर में जाया करते हैं, तो हम भी अपने दादा के घर में जाया करते थे। और जब हम दादा के घर में जाते थे तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ वाक़यात हुआ करते थे। हमारे जो दादा का घर था वहाँ पे आम तौर पे ये कहा जाता था या ये तस्वुर किया जाता था कि वो जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे आपको नहीं लेटना है या नहीं सोना है। अगर आप वहाँ पे सोएंगे तो कोई ना कोई आपके साथ वाक़या होगा या कोई ना कोई एंटिटी आपको अपनी प्रेजेंस शो करेगी। अब ये इसी तरह गर्मियों की एक रात थी और इनके जो चचा थे उनको गर्मी बहुत लगा करती थी। उस वक्त इन लोगों के पास एसी वगैरह मौजूद नहीं था, तो इनके चचा ने ड्राइंग रूम में सोना ही बेहतर समझा और वो सोने के इरादे से जाके लेट गए। अब ये बताते हैं कि जो एक फ़ैन होता है जो आप सराउंड अपने रख लेते हैं, छोटा सा एक फ़ैन था जो उन्होंने अपने करीब रखा हुआ था और वो अपने मुंह के करीब चला के सो गए थे। इनके चचा बताते हैं कि रात में जब मेरी आँख खुली तो मुझे गर्मी का एहसास हुआ और मुझे अच्छी तरह याद था कि ये फ़ैन मैंने अपने करीब रखा था और अपने मुंह के करीब करके सोया था ताकि मुझे गर्मी ना लगे। लेकिन बहरहाल जब मेरी आँख खुली और गर्मी का एहसास हुआ तो मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और जब मैंने चारों तरफ देखा तो वो जो फ़ैन मैंने अपने करीब रखा था वो मुझसे ज़रा दूर रखा हुआ था और उसका जो रुख था वो किसी और तरफ हुआ हुआ था। यानी जो फ़ैन की हवा है वो मेरी तरफ नहीं आ रही थी, मेरी तरफ आने के बजाय वो किसी और तरफ हवा दे रहा था। बहरहाल मैंने सोचा कि हो सकता है कि सोते में मेरा हाथ लग गया हो या कोई भी ऐसी बात हो गई हो कि फ़ैन दूर हो गया हो मुझसे। तो मैंने दोबारा उसको उठाया, अपने क़रीब किया, अपने मुंह की तरफ हवा का रुख किया और सो गया। ये बताते हैं कि थोड़ी देर ही हुई थी आँख लगे हुए कि दोबारा से गर्मी का एहसास होने लगा और जब गर्मी का एहसास होने लगा तो दोबारा से आँख खुल गई और जब आँख खुली तो दोबारा ये देखा कि वो जो पंखा इन्होंने अपने बराबर में रखा था, अपने मुंह के करीब रखा था, वो अब बिल्कुल कमरे के यानी ड्राइंग रूम के कोने पे रखा हुआ है और वो दीवार की तरफ हवा मार रहा है। पहले तो इनकी समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो जिसने उठा के वहाँ पे रख दिया हो, लिहाजा मैं दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल जैसे तैसे उन्होंने अपनी रात गुजारी और सुबह जब अपने घर वालों से पूछा तो सब ने कहा कि भाई ना हम ड्राइंग रूम में आए थे और ना हम लोगों को पता है कि वो फ़ैन किसने आगे पीछे किया। अच्छा, इसी तरह ये जो अपना घर है जहाँ पे ये रहा करते हैं, जिन साहब की स्टोरी है, वो ये बताते हैं कि हमारा जो घर हमने लिया था तो वो इस तरह से लिया था कि बेसिकली ये ग्राउंड प्लस 2 बना हुआ था और उसका एक पोर्शन जो है हमने ख़रीद लिया था। नॉर्मली जितनी कीमत में घर मिला करते हैं ये उससे कम कीमत में मिला था। उसकी दो वजूहत थी। एक वजह तो ये थी कि ये काफ़ी अरसे से खाली घर था, यानी मुकम्मल तामीर नहीं हुई थी। और दूसरी सबसे अहम वजह ये थी कि ये जो घर का मालिक था इसका 4-5 साल पहले टेररिस्ट अटैक में किसी ने मर्डर कर दिया था, यानी उसको मारा जा चुका था और इसीलिए शायद हम लोगों को ये जो घर है वो बहुत सस्ता मिल गया था। तो ये मौके का सौदा था तो हमारे वालिद साहब ने कर लिया था और हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। अब ये बताते हैं कि जब हम शिफ्ट हुए तो उसके बाद से ही हमें अजीब सी वाइब्स आने लगी, जैसे कि कोई यहाँ पे मौजूद है या किसी की प्रेजेंस शो होती है या कोई एकदम पीछे से गुजरा है। ख़ास तौर पे ये बताते हैं कि जो मासियाँ वगैरह होती हैं, जो घर में काम करने वाली ख़वातीन होती हैं, तो ये जब भी हम मासी रखते तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन काम करती और उसके बाद छोड़ के चले आती। और जब उससे पूछते कि भाई क्या हो गया, क्यों छोड़ा है आपने, तो वो बताती कि भाई मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो अक्सर ऐसा लगता है कोई पीछे आके खड़ा हो गया है। मैं किचन में काम कर रही होती हूँ
तो ऐसा लगता है कि मेरे बर्तन जो है वो कोई उठा के इधर से उधर रख रहा है या नीचे गिरा रहा है। और बाकायदा एक मासी ने तो इनको ये कहा कि मैं किचन में एक दफ़ा काम कर रही थी तो मैंने ये देखा कि वो जो कैबिनेट है वो एकदम से खुद ब खुद खुला, और ना सिर्फ खुला, उसके खुलने के बाद बाकायदा मुझे ऐसा लगा कि अंदर से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। और जब मैंने उस कैबिनेट को झांक के देखा तो उसमें बाकायदा ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे का चेहरा है जो मुझे नज़र आ रहा है, और अजीब सा कुछ झलसा हुआ सा चेहरा है, और वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। जैसे ही मैंने उस बच्चे को देखा तो फ़ौरन मैंने कैबिनेट बंद किया और मैं बाहर आ गई। इसी तरह ये बताते हैं कि एक दफ़ा इनके चचा आए हुए थे और वो इनके पास रुके हुए थे, तो उन्होंने ये देखा कि बाकायदा घर के अंदर रात के 2 या 3 बजे एक कुत्ता है जो घूम रहा है, यानी घर का जो सहन था वहाँ पे कुत्ता घूम रहा है, और वो जो सहन था वो चारों तरफ ग्रिल्ड था, यानी वहाँ पे कुत्ता कहीं से आ ही नहीं सकता था। उसके बाद जब इनके चचा बाहर गए और बाहर जाके उन्होंने देखा कि मैं देखूं कहाँ से आ गया है, तो चचा ये देख के हैरान हो गए कि वहाँ पे ना कोई कुत्ता मौजूद था ना उसका वजूद था। इसी तरह ये बताते हैं कि एक दफ़ा इनकी दादी जो है वो काम कर रही थी किचन में, तो उन्होंने देखा कि दादा सहन में टहल रहे हैं। हालांकि दादा उस वक्त अपने काम पे या शॉप पे जहाँ भी जाते थे वहाँ गए हुए थे। पहले तो दादी उनको देख के बड़ा हैरान हुई, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये जल्दी आ गए हों, और बाहर जाके मैं इनसे पूछती हूँ कि इतना जल्दी कैसे आ गए आज आप। अभी बताते हैं कि जैसे ही इनकी दादी बाहर गई, बाहर जाके उन्होंने देखा तो वहाँ पे ना दादा मौजूद थे ना उनका कोई वजूद था। और कुछ देर बाद बाकायदा बेल बजी तो उनके दादा घर आए थे, और जब उन्होंने उनसे पूछा कि अभी आप थोड़ी देर पहले आए थे तो कहाँ चले गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ तो आया ही नहीं हूँ, मैं तो अभी वापस आ रहा हूँ। इसी तरह ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके दादा तकरीबन रात के 12:30-1 बजे के करीब बाहर टहल रहे थे गली में, तो उन्होंने देखा कि जो हमारा गेट है उस गेट के अंदर की तरफ जो इस घर का मालिक मकान था, जिसका 5-6 साल पहले मर्डर हो चुका था, वो टहल रहा है। पहले तो दादा समझे कि शायद उनका वहम है और उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन बहरहाल जब करीब आके उन्होंने देखा तो वो मकान के अंदर की तरफ वॉक कर रहा था, सहन में मौजूद था। दादा ये देख के बड़ा हैरान हुए क्योंकि उसका तो मर्डर हो चुका था। बहरहाल उन्होंने आयत वगैरह पढ़ते हुए जैसे ही गेट खोला, गेट खोल के जब बाकायदा अंदर की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। इसी तरह ये बताते हैं कि एक दफ़ा इनके अब्बू किसी काम से सऊदी अरब गए हुए थे, और इनकी अम्मी और ये और इनके चचा वगैरह घर में मौजूद थे। तो इनकी अम्मी को रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे एहसास हुआ कि जैसे कोई इनके रूम की जो विंडो है उसके बाहर खड़ा हुआ है। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि इग्नोर कर सकें, लेकिन बहरहाल जब गौर किया तो मुसलसल आवाज़ें आ रही थीं, तो उन्होंने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ, और वो करीब गई और जाके आवाज़ें सुनने लगीं। और जब उन्होंने आवाज़ें सुनी तो ये बताती हैं कि वो कुछ अजीब सी आवाज़ें थीं, ना वो इंसानों की आवाज़ें थीं ना वो जानवरों की आवाज़ें थीं, कुछ अजीब सी कराहने की सी आवाज़ें आ रही थीं। और जब उन्होंने गैलरी की तरफ से जाके देखा, यानी बैक साइड से जाके देखा, तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। अच्छा, जैसे तैसे वो रात तो गुजर गई। उसके बाद जो अगली रात आई तो इनकी अम्मी की रात में तकरीबन 2 या 2:30 बजे आँख खुली, तो उन्होंने देखा कि गेट के अंदर की तरफ, यानी रूम का जो गेट था उसके अंदर की तरफ इनके जो फादर हैं वो खड़े हुए हैं, और इनकी मदर को देख के मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये समझी कि शायद ये कोई ख्वाब है, तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा हिलाया, फिर इनको यकीन आ गया कि सामने वो मौजूद हैं और खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, आपको तो 1 हफ़्ते बाद आना था। इनकी मदर की ये बात सुन के उनके जो फादर खड़े हुए थे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस देख के मुस्कुराते रहे, और देखते ही देखते दीवार के अंदर से निकलते हुए आर पार हो गए, यानी वो इस तरह से चले गए जैसे कोई हवा गुजरा करती है। बहरहाल इसी तरह के मुख्तलिफ वाक़यात ये बताते हैं, इस तरह पेश आते रहे इनके साथ। इसी तरह ये एक दफ़ा बताते हैं कि ऐसे हुआ कि ये अपनी अम्मी के साथ जो है मार्केट गए हुए थे किसी काम से। पीछे घर में इनकी बहन मौजूद थी और कोई और मौजूद नहीं था। अब इनकी जो बहन है वो किचन में काम कर रही थी, और जाहिर सी बात है उसका ध्यान था वो खाने के ऊपर था, जो खाना वगैरह वो बना रही थी। इसी दौरानी में इनकी बहन को ऐसा लगा कि किचन के सामने जो खिड़की है वहाँ से कोई खड़ा हुआ झांक के उसको देख रहा है। अच्छा, पहले तो इसकी समझ नहीं आया और इसने सोचा कि शायद वहम है, और अगर समझ भी आया तो शायद वो इग्नोर करना चाह रही थी। लेकिन देखते ही देखते वो जो आदमी खड़ा हुआ था जो खिड़की से झांक रहा था वो एकदम किचन के अंदर दाखिल हुआ। और जब वो किचन के अंदर दाखिल हुआ तो इनकी बहन बताती है कि उसका जो हुलिया था वो इस तरह से था कि एक बहुत लंबा सा आदमी था, उसने एक शॉल उड़ी हुई थी
उसकी जो आंखें थीं वो लाल थीं, जो अंगारे की तरह दहक रही थीं। उसके हाथ में एक अजीब सा कुछ चाकूनुमा मौजूद था, जो लेके वो इसकी तरफ बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे वो इसकी तरफ बढ़ रहा था तो उसकी हालत गैर होती आ रही थी। घर में कोई मौजूद नहीं था, इसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बहरहाल इसने इत्तफाकन इसके जहन में आया तो उसने जो है बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। इनकी बहन बताती हैं कि जैसे जैसे इन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो जो आदमी था उसने चीखना शुरू कर दिया और वो चीख चीख के उनको कहने लगा कि इसको बंद करो, इसको नहीं पढ़ो। लेकिन इनकी बहन को अंदाज़ा हो चुका था, क्योंकि पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके थे। तो उन्होंने मुसलसल आयत वगैरह पढ़ी और उसके बाद ये हुआ कि वो जो आदमी था अल्टीमेटली वो किचन से निकल के बाहर की तरफ गया और गायब हो गया। अब ये बताते हैं कि ये वाक़यात क्योंकि मुसलसल बढ़ते चले जा रहे थे और हमने रिसेंटली ही ये घर लिया था, तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि इसको फ़ौरन चेंज करें। तो हमने सोचा कि जो करीबी मस्जिद है, वहाँ पे एक बहुत मशहूर मस्जिद है, तो वहाँ के इमाम साहब के पास हम लोग गए और वहाँ जाके उनको पूरी तफसीलात बताई। अब ये बताते हैं कि सारी तफसीलात पूछने के बाद इमाम साहब ने 1-2 दिन का वक्त मांगा। उसके बाद उन्होंने चेक किया और चेक करके उन्होंने बताया कि भाई जिस घर में आप रहते हैं यहाँ पे 2 तरह की मखलूक़ात हैं। एक तो अच्छी मखलूक़ात हैं जो आपको बचाती हैं और एक बुरी मखलूक़ात हैं जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने बताया कि वो जो मालिक मकान था, जिसका कत्ल हुआ था, जिसका मर्डर हुआ था, उसकी रूह ख़ास तौर पे इस घर में भटकती है। या आप क़ारीन कहें, वो उसका यहाँ पे मौजूद है, या हमज़ाद आप कहें उसको, यहाँ पे मौजूद है वो। लिहाजा बेहतर ये है कि आप इस घर को जितना जल्दी हो सके सेल करके चेंज कर लें, क्योंकि ये जो यहाँ पे मखलूक़ात मौजूद हैं ये इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। अभी बताते हैं कि हमारे लिए क्योंकि मुश्किल था घर को चेंज करना, लेकिन फिर भी हमने कोशिशें शुरू कर दी और तकरीबन 6 महीने की जद्दोजहद के बाद बिलाखिर वो घर हमारा बिक गया। उसको बेच के हम लोगों ने फिर एक नया जो है अपार्टमेंट ले लिया था और अल्लाह का शुक्र है कि नए अपार्टमेंट में आने के बाद हमें किसी भी किस्म के वाक़यात का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा, इसी तरह की एक स्टोरी है, ये हमें रज़ा भाई ने भेजी है और ये बताते हैं कि ये 2019 की बात है और ये लोग जो है घर की तलाश में थे। इनके फाइनेंशियल हालात जो थे वो ज़ाहिर सी बात है इतने अच्छे नहीं थे, तो ये चाहते थे बस जैसे तैसे गुजारा हो सके और कोई इनको घर मिल जाए जहाँ पे ये इज़्ज़त से रह सके। और ऐसे ही हुआ कि इनको एक घर मिला और ये जो घर था बेसिकली ये बेसमेंट पे मौजूद था। घर तो ग्राउंड +3 था, लेकिन जो बेसमेंट पे 2 कमरे थे वो इन्होंने ले लिए, जो इनको आधे किराए पे मिल गए। ये बताते हैं कि इनकी जो फैमिली है उसमें जैसे इनकी 3 बहनें हैं, ये 2 भाई हैं और इनके मदर फादर हैं। ये बताते हैं कि इन्होंने जो नीचे इनके कमरे मौजूद थे 2, उसके अलावा छोटी सी एक जगह थी जिसे आप एक लाउंज कहते हैं छोटा सा, तो वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया था कि अपना जो कंप्यूटर वगैरह था वो रख लिया था। और इन लोगों की आदत थी दोनों भाइयों की ख़ास तौर पे कि लेट नाइट गेम खेला करते थे और फुल आवाज़ में खेला करते थे। ये बताते हैं कि इसी तरह की एक रात थी, मैं और मेरा भाई गेम खेल रहे थे और बाकी जो हमारे घर वाले थे सारे के सारे सो रहे थे। अब इन लोगों को एहसास हुआ कि शायद किचन के अंदर कोई मौजूद है या कोई काम कर रहा है। जैसे चाय बनाते हैं तो एक खुशबू आती है, तो इस तरह की इन दोनों को खुशबू आना शुरू हुई। अब पहले तो इन लोगों ने इग्नोर किया, इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ऊपर वाले घर से आ रही हो या बाहर से आ रही हो, तो लिहाजा ये गेम पे फोकस किए, गेम खेलते रहे। तो इसी दौरानिए में इन्होंने देखा कि किचन के अंदर से एक छोटा सा जो बर्तन था वो आके इनकी तरफ गिरा है, यानी किसी ने बाकायदा किचन के अंदर से इनकी तरफ कोई बर्तन फेंका है। अच्छा, इनको ये लगा कि शायद हो सकता है कि भाई ऊपर से कोई बर्तन गिर गया हो और वो गिरते गिरते बाहर हमारी तरफ आ गया हो, तो लिहाजा इन लोगों ने इग्नोर किया और फिर गेम खेलने लगे। तो 5 से 7 मिनट बाद दोबारा से एक बर्तन गिरा, जो गिरता हुआ सीधा बाहर इनकी तरफ आ गया। अब ये एक दूसरे को देख के हैरान होने लगे। इन्होंने सोचा कि हम जाके देखते हैं कि हो सकता है कि हमारी मदर हो या कोई बहन वगैरह हो जो चाय बना रही हो या काम कर रही हो। ये दोनों भाई गए, हिम्मत की इन लोगों ने और जाके किचन में देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। अब ये दोबारा वापस आए और आके बैठ गए, दोबारा से गेम खेलने लगे। तो अब ये बताते हैं कि अभी हमने गेम खेलना शुरू ही किया था कि दोबारा से ऐसे ही हुआ कि बर्तन गिरना शुरू हुए और एक के बाद एक इस तरह सारे बर्तन गिर गए और गिर के सारे ऐसा लग रहा था कि बाकायदा कोई किचन से हमारी तरफ फेंक रहा है। और जब इतना शोर हुआ हम तो डर ही चुके थे। उसके साथ साथ जो हमारी मदर थी, हमारी जो बहनें वगैरह थीं, वो भी उठ के बाहर आ गई और वो भी सोचने लगी कि ये किस चीज़ का शोर है जो किचन में से हो रहा है और कौन इस तरह बर्तन गिरा रहा है।
बहरहाल उन लोगों ने भी जब आके देखा कि हम लोग गेम खेल रहे हैं तो वो भी परेशान हुए कि किस तरह की आवाज़ें जो किचन में से आ रही हैं। बहरहाल हमसे उन्होंने पूछा और हमने उनको बताया कि भाई हम लोग तो यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, पता नहीं बर्तन कैसे गिर गए। तो उन लोगों ने जाके बर्तन वगैरह उठाए और उठा के अपनी जगह पे वापस रख दिए। उसके बाद ये लोग दोबारा सोने चले गए और हम लोग गेम खेलने लगे। अब ये बताते हैं कि हमें गेम खेलते खेलते तकरीबन आधा घंटा मज़ीद गुजर चुका था। तो बाकायदा मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा पीसी था, यानी जो हमारा कंप्यूटर था, उसकी जो ट्रॉली है उसकी बैक साइड से यानी पीछे की तरफ से कोई झांक रहा है, जो उधर से झांक के हम दोनों को देख रहा है। अच्छा, पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है कि मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन जो मेरा भाई था वो भी मुझे कंधे के इशारे से बोलने लगा कि जैसे कोई सामने मौजूद है, वही जो कंप्यूटर ट्रॉली है इसके पीछे से हमें देख रहा है। अब जब मेरे भाई को भी एहसास हुआ तो हम दोनों डर गए और फ़ौरन उठ के खड़े हो गए और जल्दी से भाग के हम लोग पीछे जो अम्मी वगैरह जहाँ मौजूद थी उस कमरे में चले गए और हमने जाके अपनी अम्मी को उठाया। उनको कहा कि ये जो कंप्यूटर ट्रॉली है इसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। अब ये बताते हैं कि जब उन लोगों ने आके देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, लेकिन बहरहाल ये पूरी फैमिली को पता चल चुका था यहाँ पे कोई ना कोई एंटिटी इस तरह की मौजूद है जो अपनी प्रेजेंस शो कर रही है। अब हम डरे हुए भी थे और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक नहीं थी, तो हम इसी कन्फ्यूजन में थे कि अब क्या करें। खैर, ये बताते हैं कि इसी तरह वक्त गुजरता रहा और तकरीबन हमने 20 से 25 दिन वहाँ गुजार दिए। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि जो हमारे फादर थे उनकी एकदम से जॉब छूट गई, और जब हमारे फादर की जॉब छूटी तो जाहिर सी बात है हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम किराया दे सकें। तो हम लोगों के लिए बड़ी परेशानी का बाइस था कि हम कैसे किराया देंगे मालिक मकान को और किस तरह से सारे मामला तय होंगे, क्योंकि अभी हमें आए हुए 1 महीना ही हुआ था और शुरू में ही हम अगर उसको बोलें कि इस महीने हम किराया नहीं दे सकते, अगले महीने देंगे, तो उसका इंप्रेशन भी आपको पता है ख़राब हुआ करता है। और नॉर्मली जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो इन बातों पे यकीन नहीं करते, वो कहते हैं कि हम बहाने बना रहे हैं। खैर, बहरहाल ये बताते हैं कि इसी परेशानी में तकरीबन हमारे 6-7 दिन गुजर गए। अब यानी जो किराए की डेट थी वो आने वाली थी, तो हम परेशान थे कि जाहिर सी बात है जो लैंडलॉर्ड है वो आएगा, नॉक करेगा, पैसे मांगेगा हमसे और किसी भी दिन किसी भी लम्हे वो आ सकता है। ये बताते हैं कि इसी तरह 5-6 दिन मज़ीद गुजर गए, वो नहीं आया। और जब लैंडलॉर्ड नहीं आया तो हम थोड़ा सा मुतमईन हुए कि हो सकता है कि वो किसी काम में बिज़ी हो, किसी दूसरे शहर में हो या किसी भी वजह से ना आ सका हो। और हम अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे थे कि शुक्र है अभी नहीं आया, क्योंकि हमारे पास तो इसको किराया देने के पैसे मौजूद नहीं हैं। खैर, बहरहाल इसी तरह 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए और फिर 1 महीना गुजर गया। हमारे अब्बू की अब तक जॉब नहीं लगी थी, वो अभी भी परेशान थे और हमारे पास किराया देने के पैसे नहीं थे। खैर, ये बताते हैं कि इसी तरह जब दूसरा महीना आ गया और वो किराया लेने नहीं आया, तो मेरे फादर ने सोचा कि मैं उनसे जाके मिलता हूँ और पहले अपना इशू बताता हूँ कि मैं आपको फ़िलहाल पैसे नहीं दे सकता, और उसके बाद उनसे उनकी खैरियत भी दरियाफ़्त करता हूँ। अब ये बताते हैं कि जो हमारे फादर उनके घर गए, जो लैंडलॉर्ड थे उनके पास पहुँचे, तो वो बड़ी खुशसलूबी से मिले। उन्होंने किराए का कोई तकाज़ा नहीं किया और कहने लगे कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जब उन्होंने ये कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तो हमारे अब्बू परेशान हो गए, ये शुक्रिया किस चीज़ का अदा कर रहे हैं। अब ये बताते हैं कि मेरे फादर जो थे वो इन्हीं ख्यालात में मुब्तला थे कि कौन सी ऐसा काम है जो हमने कर दिया है जिसका ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो आगे से मालिक मकान ने खुद ही कहा कि आपका बेटा आया था, उसने हमें 3 महीने का किराया दिया है और वो एडवांस में दे के चला गया है। मुझे भी इत्तफाक से पैसों की ज़रूरत थी, तो मैं इसलिए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपके जो पैसे हैं वो हमें मिल चुके हैं और 3 महीने का किराया आपने एडवांस दे दिया, तो मेरा भी मसला हल हो जाएगा। ये बताते हैं कि जब इनके फादर ने ये सब सुना तो वो बड़ा हैरान हुए और उन्होंने जाहिर सी बात है जो लैंडलॉर्ड था उसकी बातों पे यकीन कर लिया और उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि मैं यानी जिन्होंने ये स्टोरी भेजी है उसने किराया कहीं से अरेंज करके दे दिया इनको। अब ये बताते हैं कि इनके फादर घर आए, घर आके इनसे पूछा कि भाई तुमने पैसे किस तरह अरेंज करके दिए और किससे लिए तुमने, अगर तुमने किसी से उधार लिए हैं तो उसको भी हमें वापस करने होंगे, तुम बता दो। ये बात सुन के ये जो स्टोरी लिखते हैं भाई, ये बताते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने अपने अब्बू को कहा कि मैंने तो पैसे नहीं दिए, ना मैं उनके घर गया था, और अगर मैं जाता भी तो आपको बताता, अगर कहीं से पैसे लेता तब भी आपको बताता। अब मेरी ये बात सुन के फ़ादर बड़ा हैरान हुए और जो फादर की बात सुन के मैं भी हैरान हुआ कि भाई किसने आखिर जाके पैसे दे दिए हैं। ना मैंने दिए थे, ना मेरे भाई ने दिए थे, ना मेरे फादर ने दिए थे। बहरहाल इसी तरह ये बताते हैं कि टाइम गुजरता रहा और इस तरह के मुख्तलिफ़ वाक़यात हमारे साथ होना शुरू हुए। जैसे कि हमारे पास बिल्कुल पैसे ख़त्म हो चुके थे, राशन लेने के भी पैसे नहीं थे। तो मेरी अम्मी जब किचन में काम कर रही थी तो ऊपर से एक बर्तन गिरा
और जब वो बर्तन नीचे गिरा तो उस बर्तन के अंदर 5,000 रुपये मौजूद थे। अभी बताते हैं कि इस तरह हमें मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की मदद हासिल होती रही और फिर हमारे वालिद साहब की जो जॉब थी वो जैसे पहली जॉब किया करते थे उससे बहुत अच्छी जॉब लग गई। अब ये बताते हैं कि ना सिर्फ वालिद साहब की जॉब लगी, उसके बाद मेरी भी जॉब लग गई और इस तरह हमारे जो फाइनेंशियल हालात थे वो ग्रेजुअली बेहतर होते चले गए और हम उस मकान में तकरीबन 3 साल रहे और 3 साल के बाद वो जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने हमसे ये घर खाली करवा लिया था। लेकिन ये बताते हैं कि जब तक हम उस घर में रहते रहे हमें मुख्तलिफ प्रेजेंस शो होती रहीं, हमारी मदद होती रही और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना नया घर ख़रीदा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआ करें लाजमी कि अल्लाह मुझे हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, शिफा दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।